चलिए आज हम लोग कंप्लीट छत्तीसगढ़ सीरीज के अंतर्गत देखेंगे छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसको हम लोग को समझना है। भौतिक बनावट, इसको हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि हम लोग इसमें रॉक की स्ट्रक्चर देखेंगे, स्लोप देखेंगे, सॉइल देखेंगे, यहाँ पर है ना, रिवर सिस्टम देखेंगे, उच्चावच, टोपोग्राफी, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से ना, पढ़ रहे हो ना भाई। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, कंप्लीट छत्तीसगढ़ सीरीज 2026। ठीक है, वहां पर जाइए, 7 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको डेली देखिए। ठीक है, और डेली वीडियो आज से आने लगेगा। थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण बीच में क्या हो गया, स्किप हो गया था। ठीक है, बीच में थोड़ा सा क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन अब डेली क्लास आपको देखने मिलेगा। एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं शुरू में ही, ताकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सुन लो, देखिए यहां पर देखिए, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स तो हो गया, तो मेंस का इसका बैच चल रहा है। यहाँ पर 20 जुलाई से मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 जुलाई से, है ना। तो आप लोग इसको ले सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे देखिए, सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती, इसके लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है भाई। टेस्ट सीरीज 50% आपके साथ चल रहा है, तो आप फाउंडेशन डे पर अभी ऑफर है, इसको ले सकते हो। साथ ही साथ CGPSC प्रीलिम्स और उसका टेस्ट सीरीज, लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज, वो भी चल रहा है, तो उसको भी आप लोग ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अब, है ना। स्टार्टिंग में अपना जो भी कुछ नोटिफिकेशन था वो बता दिया। अब आप लोग आ जाओ इसमें अपने टॉपिक पर। चलिए धमाकेदार इसको कंप्लीट करेंगे। आज थोड़ा लंबा क्लास रहेगा, लेकिन आज आप लोग को पूरा कंप्लीट फिजिकल डिवीजन कंप्लीट करेंगे ना। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखिए फिजिकल डिवीजन में आप लोग समझिए, समझिए भाई। देखो छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक उप विभाग में डिवाइड किया गया है। 4 याद रख लीजिए। कौन कौन सा, ये देखिए, ये सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग में यहां पर आप देखोगे तो ऐसे करके ले लेना है और मैन पार्ट को छोड़ देना है, और यहां पर कुसमी सामरी को छोड़ देना है, कुसमी सामरी को। और ये कहलाएगा आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, इसी को बोलेंगे पूर्वी बघेलखंड। जो इसके बाद यहां पर बचा हुआ है, इसको बोलेंगे जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। सुनते जाइएगा, आराम से पढ़ेंगे। ये 1 और 2 हो गया। बीच को बोलेंगे हम लोग महानदी बेसिन। क्या भाई, महानदी बेसिन। और ये महानदी बेसिन देखोगे तो 3 संभाग से मिलकर बनता है। एक तो कौन सा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। लेकिन दुर्ग में ये जो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ वाला जिला है, इसमें मोहला तहसील छूट जाता है। तो याद रख लेना, यहाँ पर ये कांकेर के ऊपरी बाउंड्री से होते हुए ये मोहला तहसील छूट जाएगा, और ये नीचे यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये महानदी बेसिन हो गया। और ये जो बचा है इसी को बोला जाता है दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र, इसको याद रख लेना। तो 4 हुआ ना भाई, पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, महानदी बेसिन और दंडकारण्य क्षेत्र। कोई दिक्कत यहां पर बताइए, क्या बताइए, किसी कोई दिक्कत? एक बार हम लोग इसमें अब और जानते हैं। यहां पर सुनिए, देखिए इसको मैं लिख रहा हूं, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, इसका क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, याद रख लेना। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का देखोगे तो याद रख लेना 6,208, 6,208 स्क्वायर किलोमीटर, ये आप लोग को याद रख लेना है। उसके बाद महानदी बेसिन का देखोगे, महानदी बेसिन, इसको मैं ब्लैक कलर में लिख रहा हूं, ये है 68,0
64 स्क्वायर किलोमीटर, 68,064 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 68,064 स्क्वायर किलोमीटर। दंड कारण्य देखोगे तो 39,060 स्क्वायर किलोमीटर। इसको मैं ब्लैक कलर में लिख दिया हूं। तो ये आप लोग को जान लेना है, ये एरिया है महानदी बेसिन का और ये एरिया है दंड कारण्य क्षेत्र का, ये आप लोग को याद रख लेना है। तो 4 उप विभाग में डिवाइड किया गया। 4 उप विभाग के बाद आप देख रहे हो तो इसमें एरिया आप लोग समझ गए। अब इस एरिया को थोड़ा सा मैं उसमें भी बता देता हूं। इसका परसेंटेज में पूरा ओवरऑल का परसेंटेज देखोगे 50.34% और ये आपका 28.91%। और यहाँ पर देखिए ये कितना है भाई, तो 4.59%। और आप 21,863 को देखोगे तो याद रख लेना 16.16%। ये आप लोग को समझना है, इतना आप लोग को जानना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 4 प्रमुख उप विभाग और 4 प्रमुख उप विभागों के कितने कितने क्षेत्रफल है, एरिया कितने हैं, उसको आप लोग देख लिए। अब इसी में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या को पढ़ेंगे, पूर्वी बघेलखंड को पढ़ेंगे, फिर जसपुर सामरी पाट प्रदेश, फिर महानदी बेसिन, फिर दंड कारण्य। तो एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप लोग मैप बना करके ऐसा आप बनाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अब यहां पर देखिए, पहला हम लोग देख लेते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार याद रख लेना। अब पूर्वी बघेलखंड का पठार, सबसे पहले तो इसका नामकरण देख लो भाई कि इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार ईस्टर्न प्लाट्यू, आपका ईस्टर्न बघेलखंड प्लाट्यू क्यों कहा जाता है ना। इसका नामकरण आप लोग को समझना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, नामकरण, कि इसको ये क्षेत्र है, इसको ईस्टर्न बघेलखंड प्लाट्यू क्यों कहा जाता है। तो समझिए, सबसे पहले एक ठो मैप समझिए। ये मैप है आपका एमपी का, किसका, एमपी है ना। एमपी आप देखोगे तो ये, और इस मैप में आप देख रहे हो अपना छत्तीसगढ़ भी था पहले, है ना। 1 नवंबर 2000 से पहले आपका छत्तीसगढ़ एमपी का भाग था ना। तो इतना जानना है। अब इसमें आप एक चीज याद रख लेना यहां पर, ठीक है। तो इसमें ये वाला एरिया जो है इसको कहा जाता है बघेलखंड, ठीक है। और बघेलखंड का हिस्सा देखोगे तो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों जगह था। बघेलखंड एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों जगह था। लेकिन अगर एमपी और छत्तीसगढ़ में बघेलखंड को डिवाइड करें तो ये जो पार्ट है इसको ईस्टर्न पार्ट कहेंगे और इसको वेस्टर्न पार्ट कहेंगे। बात समझ आ रही है। तो ईस्टर्न पार्ट किस में चला गया, आपका छत्तीसगढ़ में चला गया। तो इसी कारण कहा जाता है कि बघेलखंड का ईस्टर्न पार्ट किस में दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ में। इस कारण इसको कहा जाता है ईस्टर्न बघेलखंड प्लाट्यू, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड पठार, ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक। इसको याद रख ले। अब ये पूरा बघेलखंड देखोगे तो इस समय कितना था भाई, 42,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया, पूरा आपका बघेलखंड का। अब इस 42,000 स्क्वायर किलोमीटर में आप देखोगे ईस्टर्न एरिया कितना है, 21,863 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। किसी कोई दिक्कत क्या, यहां तक। इसी कारण आप लोग समझ लेना ये बघेलखंड मुख्य रूप से कहां है, एमपी में है। और उसका ईस्टर्न पार्ट देखोगे छत्तीसगढ़ टच होता है, ये वाला इलाका। इस कारण इसको आपको क्या कहा जाता है, ये वाला इलाका जो है इसको कहा जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। याद करते चलना और नोट्स बनाते चलना, एकदम हम लोग छत्तीसगढ़ को कंप्लीट रूप से याद कर लेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब दूसरा बात आता है, देखिए दूसरा बात करते हैं। ये हो गया नामकरण क्लियर, कैसे आपको जानना है। इसी कारण इसको ईस्टर्न बघेलखंड प्लाट्यू या पूर्वी बघेलखंड पठार एक ही चीज है। इसके बाद देखिए क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल देखोगे तो
21,863, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं, 21,863 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज में अगर इसको देखें तो याद रख लेना 16.16%। ठीक है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये ईस्टर्न प्लाटियू है, इसका विस्तार देखेंगे, विस्तार। ठीक है, विस्तार। तो विस्तार कहां कहां है भाई, याद रख लेना कहां कहां है, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। ठीक है, आपका कितना जिला हुआ, 1 2 3 4 5, 5 जिलों में है। ठीक है, कहां कहां, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और एमसीबी, इतना में है, आप लोग समझ लीजिए। अब इसमें देखोगे तो सरगुजा का जो ये मेन पार्ट वाला क्षेत्र है, मेन पार्ट, ये इसमें नहीं आता। बलरामपुर का ये जो कुसमी सामरी वाला क्षेत्र है ये नहीं आता। तो वो दोनों क्षेत्र को छोड़कर आपका ये सारे पूरे जिला आ जाएगा। तो आप लोग लिखोगे एमसीबी, ठीक है, कोरिया, सूरजपुर, उसके बाद बलरामपुर में क्या छोड़ना है, सामरी तहसील कुसमी आपका, उसके बाद सरगुजा, और इसमें क्या छोड़ना है, मैन पार्ट को छोड़कर। ठीक है, बस हो गया काम। तो ये विस्तार हो गया, विस्तार। अब यहां देखोगे इसका तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई देखेंगे, एवरेज हाइट। ठीक है, एवरेज हाइट देखेंगे तो 300 से 750 या 700 लेते हैं। ठीक है, 300 से 700 या 750 लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद रख लेना। ओके, कोई दिक्कत क्या बताइए, यहां पर 300 से 750 या 700 लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए इसका स्लोप देखेंगे, स्लोप मतलब ढाल देखेंगे। स्लोप कैसा है भाई, उत्तर की ओर है, कैसा है, उत्तर की ओर। स्लोप कैसा है, उत्तर की ओर। याद रख लेना, कई बार बोलता हूं, उसका एकमात्र रीजन है ताकि आपके माइंड में एकदम, ठीक है, मेन मेमोरी में चला जाए मेरी बात और वो याद रह जाए। ठीक, तो ये आप लोग को याद रख लेना है। क्षेत्रफल हो गया, विस्तार हो गया, एवरेज हाइट हो गया, स्लोप हो गया, नामकरण हो गया, इतना तो आप लोग एकदम जान गए होंगे। अब इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, यहां पर चट्टान क्या पाया जाता है, चट्टान। तो यहां पर कौन सा चट्टान पाया जाता है, गोंडवाना चट्टान पाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे, गोंडवाना। जब गोंडवाना पाया जाएगा तो यहां खनिज क्या मिलेगा भाई, खनिज कोयला मिलेगा, कोयला। इसके अलावा यहां पर देखिए चट्टान गोंडवाना, यहां पर मिट्टी देखो, मिट्टी कौन सी पाई जाती है भाई, लेटेराइट, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, लाल पीली, और लाल पीली मिल रही तो फसल क्या, कृषि फसल क्या मिलेगा यहां पर, फसल देखोगे तो मोटा अनाज, लिख लो सबको, मोटा अनाज आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो यहां पर 4 पॉइंट हो गया, एक तो चट्टान, खनिज, मिट्टी, फसल, ये 4 पॉइंट और याद कर लो, यहां पर नामकरण को विशेष याद रख लेना, नामकरण बता चुका हूं। ठीक है, विस्तार को जानना है, ढाल जानना है। ठीक है, इतना को जानो। अब इसी में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं मैं इस पर, देखिए कोयला पर। ठीक है, कोयला पर है ना, गोंडवाना, तो गोंडवाना को भी 3 पार्ट में इसमें डिवाइड किया गया है, गोंडवाना को 3 पार्ट में इसमें डिवाइड किया गया है, याद रख लेना।
कौन कौन सा पार्ट भाई? तो देखो, एक तो अपर गोंडवाना, अपर गोंडवाना, ठीक है, अपर गोंडवाना, बीच में आपका मध्य गोंडवाना, ठीक है, मध्य गोंडवाना, और उसके बाद आप देखोगे तो आपका लोअर गोंडवाना, ठीक है, ये याद रख लेना। ये मध्य गोंडवाना को ग्रीन कलर में भी कर रहा हूं साथ साथ, तो ये दोनों कलर दिख रहा है। ये आपका हो गया क्या? अब लिख देता हूं, अपर गोंडवाना, अपर गोंडवाना, ठीक, ये मध्य, और ये लोअर, लोअर नीचे का लोअर गोंडवाना, ठीक। किसी कोई दिक्कत क्या? इस प्रकार से मिलता है, लेकिन यहां मध्य जो है वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है, थोड़ा बहुत है, तो ये दिखाई नहीं देता, लगभग लगभग ये दोनों में दब जाता है, ये दोनों में दब जाता है, याद रख लेना, ठीक। कोई दिक्कत? ये दोनों में ऐसे दब जाता है, और इधर से ऐसे करके ये दब जाता है, मध्य वाला। तो अपर और लोअर को ही याद रखोगे तो पर भी चल जाएगा। काम इतना हुआ कि नहीं? लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट लो और लिख लो। क्या खिचड़ पिचड़ कर दिए सर, ऐसा बोल रहे होगे, लेकिन काम का चीज बता दिया हूं। चलिए यहां पर देखिए, अब इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड। इतना हो गया, इतने पॉइंट के बाद समझिए, इतने पॉइंट के बाद आप लोग को समझना है एकदम। देखिए यहां पर देखना है आप लोग को क्या भाई, नदी अपवाह तंत्र के बारे में, नदी अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। अब देखो आवाज आ रही है ना, ठीक। नदी अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो पहाड़ दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है, ये जो पर्वत है ये अमरकंटक है। अमरकंटक कहां पर है भाई? तो अमरकंटक एमपी में है, लेकिन छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, मान के चलो अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ से आपका एक नदी निकलता है। अब इसको मैं थोड़ा सा कलर को ऐसा लेता हूं, ठीक है। देखिए एक नदी निकल रहा है, कौन सी नदी है? इसको बोला जाता है सोन नदी, ठीक है, सोन नदी। और सोन जाएगा गंगा में, इधर है गंगा। सोन नदी किसमें गया? गंगा नदी में, गंगा नदी। इसी कारण ये जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में जो अपवाह तंत्र पाया जाता है, रिवर सिस्टम पाया जाता है, उसको सोन गंगा अपवाह तंत्र कहा जाता है। बात याद रख लेना। अब सोन गंगा के बाद देखिए इसकी सहायक नदियां, यहां मांझ टोली की पहाड़ी, और मांझ टोली की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी जिसको बोला जाएगा बनास नदी। क्या भाई? बनास नदी, बनास, ओके। उसके बाद देवगढ़ की पहाड़ी से एक नदी निकलेगा जिसको कहा जाएगा गोपद, गोपद, गोपद नदी, याद रख लेना, ठीक है। इसी में आपका देखिए याद रख लेना, बलरामपुर, ये जो बलरामपुर है और सरगुजा है, ये बलरामपुर और सरगुजा के बीच में आपका देखोगे एक नदी निकलता है आपका एमपी बॉर्डर से, एमपी बॉर्डर में ना, याद रख लेना। बलरामपुर को एमपी भी टच करता है, तो बलरामपुर में आपका एक नदी जिसको कहा जाता है बिजाल नदी, बिजाल नदी। अभी पूछा गया था एसआई के पेपर में, एसआई के पेपर में इसको नहीं पढ़ते थे लोग, चार को ही जानते थे, गोपद, बनास, रिहंद, कन्हार, लेकिन बिजाल को पूछा था, बिजाल। और बिजाल सीधा सोन नदी में मिलती है, सोन नदी, तो सोन नदी की सहायक नदी है। तो पांच को याद रख लेना, बनास, गोपद, बिजाल, रिहंद, कन्हार, ये पूछा गया था, ठीक है। यहां पर देखिए ये छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, और यहां से एक नदी निकलती है जिसको कहा जाता है आपका रिहंद नदी, रिहंद नदी, याद रख लेना। और यहां पर देखिए, यहां पर
ये बखोना चोटी है, बखोना चोटी। बखोना चोटी से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी? याद रख लेना, कन्हार नदी। तो एक तो बनास, गोपद, ये हो गया बिजाल, बिजाल जी, और ये हो गया आपका रिहंद, रिहंद जिसको रेंड नदी भी कहा जाता है, और ये कन्हार, कन्हार। किसी कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? तो ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है या जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, ये सब किस में आ जाता है आपका? जसपुर सामरी पाट प्रदेश पूरी तरीके से नहीं आता, लेकिन कुछ आता है इसमें। किसका आपका? तो सोन गंगा अपवाह तंत्र यहां पर प्रमुख रूप से पाया जाता है, सुन लो, ठीक है। इतना हो गया, याद रख लेना। यहीं पर आपका चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी से नीचे की ओर फ्लो करते हुए आपका देखोगे हसदेव नदी आएगी, हसदेव, एक याद रख लेना, हसदेव नदी, ठीक है, हसदेव नदी। यहीं पर देखिए मैन पाट के गढ़ पहाड़ से, गढ़ पहाड़ मैन पाट में है, सरगुजा में, वहां से एक नदी निकलेगी नीचे, मांड नदी, मांड नदी, मांड नदी, ठीक है, मांड नदी। और ये क्या है? हसदेव, 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 ठीक है, याद रख लेना। तो दो ठो, एक तो नीचे की तरफ और दो ठो नीचे की तरफ और चार को ऊपर जान लेना। और इसके एकदम और ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, सहायक नदी है। इन सबको नदी अपवाह तंत्र जब पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे। अभी मुख्य मुख्य बातों को जानिए, मुख्य मुख्य बातों को जानिए। सब चीज देखो, ये चीज क्या होता है पता है? ये ना अलग अलग सबको पढ़ लो फिर एक जगह बैठा दो, उसी को बोलते हैं भौतिक विभाजन, ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी जैसे कि नदियों के बारे में नदी अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे। इस क्षेत्र में मिलने वाले खनिजों के बारे में तो मिनरल्स देखेंगे, खनिज उसमें देखेंगे। इस क्षेत्र में मिलने वाली वन के बारे में वन संसाधन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। इस क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी के बारे में मिट्टी को में देखेंगे। तो सारे चीज अलग अलग कवर होगा, लेकिन सबका मिश्रण है क्या? आपका फिजिकल डिवीजन, ठीक है। तो इस डिवीजन में क्या क्या आपकी विशेषताएं हैं उसको देख रहे हैं अभी। बात समझ आई? इतना आप लोग को जानना था। इसके बाद देखिए इसी में पहाड़ों को देखना है। क्या भाई? पहाड़ों को देखना है। अब पहाड़ों को देखना है तो याद कर लो, हम लोग लिखेंगे यहां पर मांझ टोली की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, देवसर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। ये कैमूर विंध्याचल का पार्ट है। और देवगढ़ है ना, तो चांग बखार देवगढ़ है, ये चांग बखार देवगढ़, याद रख लेना। इसी में रामगढ़ की पहाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामगढ़ की पहाड़ी, उसमें 4 ठो गुफा जानना है। हाथीपोर गुफा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, है ना, ये सब जानना है यहीं पर, ठीक है ना। रामगढ़, ये सब जानना है यहाँ पर। तो इन सबको यहाँ पर देखना है। किसी को कोई दिक्कत क्या? इतना ये आपका क्या है? तो ये चांग बखार देवगढ़ है ना, ये सब क्या है? विंध्याचल पर्वत के पार्ट है। किसके? विंध्याचल माउंटेन सीरीज है, उसी का पार्ट है विंध्याचल का। ये सब कैमूर भी विंध्याचल का, ये सब, ठीक है, ऐसे करके जाता है। ये आपको याद रख लेना ये सब। और इसमें देवगढ़ की जो पहाड़ी है वो 1033 मीटर का पीक पॉइंट बनाता है, याद रख लेना इसको भी। यहीं पर सोनहत पठार भी है, ठीक है। ये सब आपका कितने का बना लेगा? तो 1033, ठीक। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, इसी में सोनहत पठार देखोगे, जोग पहाड़ देखोगे, मुस्की पहाड़ देखोगे, जोग मुस्की, है ना। दियागगढ़ पहाड़ देखोगे, जोग मुस्की दियागगढ़, है ना। ये सब को याद रखना है। सोनहत, ये सब चांग बखार देवगढ़ के छोटे छोटे पिक पॉइंट है अलग अलग जगह में, तो इसको याद रख लेना। अब इसके बाद थोड़ा बात कर लेता हूं मैं, बेसिन क्या क्या बनाता है, कौन कौन से बेसिन या कौन कौन से पार्ट में है इसको। इतना हो गया ना, आप लोग समझिए। देखो इधर से जा रहा है
ये देखिए यहाँ बखौना चोटेसी इधर से जा रहा है यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर बनेगा आपका बेसिन जिसको कहा जाएगा बलरामपुर में, बलरामपुर वाड्रप नगर में पड़ता है ये। बलरामपुर वाड्रप नगर में कौन सा? कन्हार बेसिन। कन्हार बेसिन 5 तो बेसिन बनेगा। अब बेसिन क्या होता है इसको अभी जस्ट बताऊंगा, पहले ट्रेस करा देता हूं। ये आपका रिहन नदी जा रहा है तो यहां पर आपका देखोगे सूरजपुर में रामानुजगंज के पास रिहन बेसिन बनता है। लिखते चलो, मैं पूरा बोल रहा हूं उसको, रामानुजगंज के पास, और ये आपका वाड्रप नगर, ठीक है। यहां पर सोहागपुर बेसिन बनता है। क्या भाई? सोहागपुर बेसिन। जनरली ये देखा जाएगा सोहागपुर को छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ा जाता, क्यों? क्योंकि सोहागपुर बेसिन जो है वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में आता है। इसका कुछ पार्ट ये वाले क्षेत्र में जो है ना थोड़ा सा टच करता है, तो सोहागपुर बेसिन याद रख लेना। देखिए यहाँ से एक नदी निकल रहा है, एक नदी किधर? नीचे की तरफ हसदेव। तो हसदेव नदी के कारण आपका देखोगे क्या बनेगा यहाँ पर? हसदेव रामपुर बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन। और चौथा चीज यहाँ पर देखिए, ये सरगुजा में मुख्य रूप से सरगुजा बेसिन बनता है, सरगुजा बेसिन, ये आपको याद रख लेना। तो 1 2 3 4 5 ठो बेसिन। अब बेसिन किसको बोलते हैं भाई? ये बेसिन आप सुनते रहते हो, घर में आपके बेसिन लगा है कि नहीं, ये सब। तो कोई भी पानी आता है वो पानी एक जगह में इकट्ठा होगा, है ना, और उसका एक आउटलेट बन जाता है, उसी को कहा जाता है बेसिन। आप हाथ वाथ धोने के लिए यूज करते हो वाश बेसिन, उसी तरीके से नदियों का पानी जहाँ पर आएगा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और भर जाएगा, उसी को कहा जाता है बेसिन। उसी तरीके से इधर से बहते हुए हसदेव, तो हसदेव रामपुर वाले इलाका में हसदेव रामपुर बेसिन। ये आपका कन्हार ऐसे, तो यहाँ पर कन्हार का बेसिन ऐसे। तो इस तरीके से बेसिन को जानना है। ये आपका बेसिन हो गया, पहाड़ी हो गया, है ना, पहाड़ी हो गया। अब इसमें हम लोग सबसे पहले एक पहाड़ी को पढ़ेंगे, रामगढ़ की पहाड़ी। क्या भाई? रामगढ़ की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। किसी कोई दिक्कत क्या? एक एक बेसिन को थोड़ा थोड़ा कर दूं क्या? देखिए एक एक बेसिन को करूं तो मैं बता दूं थोड़ा थोड़ा और। सोहागपुर बेसिन, तो ये आपका देखोगे एमपी में पड़ता है, मुख्य रूप से पश्चिमी बघेलखंड में पड़ता है, ये पश्चिमी बघेलखंड। इसका अवस्थिति पूछा जाए, है ना, कहाँ पर ये उपस्थित है, कहाँ पर ये लोकेट है, तो ये याद रख लेना पश्चिमी बघेलखंड में है। इसी कारण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसको नहीं पढ़ा जाता है, नहीं आता, नगण्य थोड़े बहुत आता है, याद रख लेना। कहाँ पर है ये देख लेना। इसके बाद कन्हार बेसिन की बात करें, कन्हार बेसिन इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ पर पड़ता है मैंने बता दिया। कन्हार नदी के कारण क्या वाड्रप नगर, वाड्रप नगर, ठीक है, वाड्रप नगर, ओके। ये आपको कन्हार ना, हाँ, रामानुजगंज यहाँ पर है ये, हाँ ठीक है, वाड्रप नगर। और ये रिहान देखोगे तो आपका बलरामपुर में रामानुजगंज पड़ेगा और सूरजपुर भी पड़ेगा, इसको लिख लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं हसदेव रामपुर। तो हसदेव रामपुर में आपको क्या जानना है? कुछ है नहीं इसमें। ये आपका देखोगे सरगुजा से बिलासपुर तक ये टच करता है, सरगुजा से बिलासपुर तक ये फैला हुआ है, इसका विस्तार सरगुजा से बिलासपुर तक है, ये लिख लेना। और सरगुजा बेसिन में मैंने बता दिया कि आपका देखोगे इसी सरगुजा बेसिन में आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी वाले पठार भी दिखाई देते हैं, है ना। इसी में मैनपाट दिखाई देगा, देवगढ़ दिखाई देगा, छुरी मती रिंगा की पहाड़ी दिखाई देगा, इतना। अब हम लोग को मुख्य रूप से जानना है किसके बारे में? रामगढ़ की पहाड़ी में, रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में जानना है। और यहाँ पर इसको मैं बता रहा हूँ, चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी, देखिए इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पर ना बीच में, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है भाई? ये आपका देखोगे तो ये वाले इलाका में, क्या, रामगढ़, ठीक है।
रामगढ़ की पहाड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। 4 चीज इसमें, 4 चीज क्या क्या, तो इसमें देखिए, इसको थोड़ा और नीचे ला करके मैं लिख रहा हूं। 4 चीज है इसमें। एक तो जोगी मारा, याद रख लेना, जोगी मारा पूछता है क्वेश्चन। लक्ष्मण बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, और तीसरा सीता बेंगरा, और आपका हाथीपोर गुफा, हाथीपोर केव। ठीक है, जोगी मारा देवदत्त, और ये नर्तक नर्तिकी थे, याद रख लेना। देवदत्त और सुतनुका का प्रेम गाथा, लिख लो, देवदत्त और सुतनुका का प्रेम गाथा। ठीक है, ये मौर्यकालीन स्थल है, याद रख लेना। लक्ष्मण बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये जोगी मारा के करीब ही है। ये आपका लक्ष्मण जी का के यहाँ पर रहते थे ऐसा मान करके इसको लक्ष्मण बेंगरा। सीता बेंगरा, सीता बेंगरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। प्राचीनतम नाट्यशाला यहाँ से, प्राचीनतम नाट्यशाला यहाँ से प्राप्त हुआ है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा। ठीक है, याद रख लेना। ओके, किसी को कोई दिक्कत क्या? यहाँ पर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना करी, नाट्य शास्त्र की रचना, लिखते चलो। इसी कारण इसको अजंता की संज्ञा दिया जाता है। कहाँ की अजंता? सरगुजा की अजंता कहा जाता है। सरगुजा की अजंता, ये चीज पूछेगा, सरगुजा की अजंता कौन से गुफा को, कौन से बेंगरा को कहा जाता है? तो सरगुजा की अजंता। ठीक है, भरत मुनि ने अपनी नाट्य शास्त्र की रचना, और याद रख लेना है कालिदास ने अपने मेघदूतम की रचना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीता बेंगरा। एक तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, मेघदूतम कालिदास ने रच दिया, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र रच दिया, इसी कारण इसको सरगुजा की अजंता की उपाधि दी जाती है। तो ये सब पॉइंट इसमें आ जाएगा। लक्ष्मण बेंगरा जोगी मारा के समीप है। जोगी मारा आपका मौर्यकालीन स्थल, देवदत्त और सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन। हाथीपोर के बारे में बात करें तो ये ऐसा विशालतम गुफा है जहां से हाथी भी प्रवेश कर जाता है, निकल जाता है। तो इस तरीके से इस कारण इसको नाम दिया गया है हाथीपोर गुफा। ठीक है, विशाल गुफा, हाथी आसानी से प्रवेश कर लेगा इस कारण। ठीक है ना, ये आपको जानना है। एक चीज और इसमें, एक पॉइंट और याद रख लेना, इस गुफा में एक ठो कुंड है, कुंड, कुंड बना हुआ है, और इस कुंड को कहा जाता है सीता कुंड, है ना। माना जाता है ये सीता जी जो जब अपने ये यहाँ पर आई थी, ठीक है, उन लोग का जो वनवास काल है वो ये इस तरफ बीता है, तो वहाँ पर उनके द्वारा इस कुंड का यूज किया गया था, इस कारण उसके नाम पर सीता कुंड का आपका उल्लेख मिलता है। तो सीता कुंड कहाँ पर? हाथीपोर गुफा में। इतना चीज कहाँ पर जानना है? इस पार्ट में जानना है। हो गया। रामगढ़ की पहाड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, रामगढ़ की पहाड़ी। इसके बाद एक चीज और जान लो, यहां पर थोड़ा सा इतना मिटा दूं, आप थोड़ा सा देखो, ये है आपका सूरजपुर। क्या भाई? सूरजपुर। और सूरजपुर में मिलता है सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी, याद रख लेना। सीता लेखनी की पहाड़ी आपका कहां पर? सूरजपुर में। ठीक है, याद रख लेना। इसी को और कौन से नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है तो कुदरगढ़ी, कुदरगढ़ी की पहाड़ी। ठीक, कुदरगढ़, कुदरगढ़ी की पहाड़ी। तो याद करते चलो, कुदरगढ़ी की पहाड़ी के, कुदरगढ़ ना, कुदरगढ़ की पहाड़ी, कुदरगढ़ी या कुदरगढ़, कुदरगढ़ लिख लो, कुदरगढ़ की पहाड़ी। ठीक, कुदरगढ़ की पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, याद रख लेना। क्यों सीता लेखनी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जो पत्थर है ना, उसमें सीता जी ने वनवास काल के समय में ऐसे उसको वो करके प्रभु श्री राम का नाम लिखा था, इस कारण इसको सीता लेखनी, सीता के द्वारा लेखन करना, लिखना,
तो सीता लेखनी कहा गया था, इसको याद रख लेना है। ठीक है, कुदरगढ़ी माता का मंदिर है, कुदरगढ़ की पहाड़ी में कुदरगढ़ी माता का मंदिर, और इसको आप जानते हो हमारे यहाँ के जो शक्तिपीठ हैं 5 शक्तिपीठ उसमें शामिल किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कुदरगढ़ी की पहाड़ी, कुदरगढ़ माता और सीता लेखनी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी इस क्षेत्र में याद रख लेना है भाई। ठीक है, इसी समय में आपका देखोगे तो इस कुदरगढ़ में मेला लगता है रामनवमी के टाइम में, रामनवमी के टाइम में इस कुदरगढ़ में मेला भी लगता है। तो इतना पॉइंट आपको पूर्वी बघेलखंड के बारे में जानना था। किसी को कोई दिक्कत क्या, बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत क्या? 1 मिनट में क्विक रिवीजन इसको कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा भाई? तो इसका एरिया देखा परसेंटेज में और आपका नंबर्स पे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा भाई? नामकरण देखा, पूर्वी बघेलखंड कैसे कहा जाता है, एमपी से आपका ये कॉन्सेप्ट आया है। उसके बाद हम लोगों ने स्लोप देख लिया, उत्तर की ओर है। ठीक है, खनिज चट्टान आपका गोंडवाना देख लिया, फसल देख लिया, उसके बाद एवरेज हाइट देख लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने अपवाह तंत्र के बारे में बात किया, फिर उससे बनने वाली बेसिन के बारे में बात कर लिया, उसके बाद यहाँ के पहाड़ों के बारे में बात कर लिया। ठीक है, पहाड़ों के बारे में बात कर लिया। उसके बाद आप देखोगे तो रामगढ़ पहाड़ी में 4 चीज़ों पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया। सूरजपुर में कुदरगढ़ी माता और आपका सीता लेखनी पर विशेष फोकस किया गया, ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक, किसी को कोई दिक्कत क्या यहाँ पर इतना में? तो ये हो गया आपका पूर्वी बघेलखंड का पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं क्या? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये क्या है भाई? दूसरा हम लोग देख रहे हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश। जसपुर सामरी पाट प्रदेश। थोड़ा फास्ट करते जाऊंगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा हमारे पढ़ने का तरीका। ठीक है, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आप लोग देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से, ये आपका जसपुर सामरी, ये आपका बलरामपुर का हिस्सा, और ये जो है ये आपका सरगुजा का हिस्सा मैन पार्ट है। ठीक है, और ये आपका सामरी पार्ट है। ठीक है, सामरी पार्ट। ओके, किसी को कोई दिक्कत क्या यहाँ तक? बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं। देखिए, ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, इसका एरिया देखोगे है ना, क्षेत्रफल देखोगे, क्षेत्रफल तो याद रख लेना कितना है भाई? 6208 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो 4.59% लिख लेना। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। विस्तार देखेंगे तो लिख लो भाई, जसपुर पूरा है, जसपुर। ठीक है, जसपुर पूरा। उसके बाद बलरामपुर का हिस्सा है सामरी, और सरगुजा का हिस्सा है, सरगुजा का सॉरी सरगुजा का मैन पार्ट। किसी को कोई दिक्कत? तो ये याद रख लेना। ठीक है, मैन पार्ट सरगुजा में आ जाएगा, सरगुजा में है ना, इसको ऐसे लिखना था, सामरी, बलरामपुर और मैन पार्ट सरगुजा, इस तरीके से। तो ये आप लोग को ये 3 इतना मिल करके बना है। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर इसके बाद देख लीजिए, इसका एवरेज हाइट देखेंगे, एवरेज हाइट। ठीक है, 600 से 750 मीटर में रहेगा एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई ना, याद रख लेना। उसके बाद इसका स्लोप देखेंगे, स्लोप मतलब ढाल, स्लोप मतलब ढाल। ठीक है, ढाल कहाँ जाएगा भाई? तो
तो ये पहले दक्षिण जाता है थोड़ा सा, फिर पूर्व की ओर जाता है, तो दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। फिर इसमें और क्या देख सकते हैं, तो देखिए यहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाएगी, चट्टान, रॉक, तो याद रख लेना यहां पर पाया जाता है दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप है तो मिट्टी कौन सी मिलेगी, सॉइल कौन सी मिलेगी, लेटेराइट, मुरुमी मिट्टी, लेटेराइट, मुरुमी मिट्टी, याद रख लेना, ठीक है, लेटेराइट मुरुमी मिट्टी, इसी में लीचिंग होता है, ठीक। इसके बाद चट्टान हो गया, यहां पर अब मिट्टी लेटेराइट है तो आपका देखोगे यहां पर दक्कन ट्रैप का चट्टान है, ठीक है, चट्टान दक्कन ट्रैप का, तो खनिज कौन सा मिलेगा भाई, खनिज मिलेगा बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। यहां पर फसल कौन सी मिलेगी, फसल बागवानी फसल, बागवानी फसल, चाय, आलू, ये सब मिलेगा, ठीक है, बागवानी फसल किया जाएगा, टमाटर, चाय, आलू, ये सब के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बागवानी फसल। तो ये हो गया, इतना पॉइंट, 4 पॉइंट है, और 1 2 3 4 ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर जनजाति देखोगे, जनजाति, जनजाति याद रख लेना, उरांव जनजाति, बिरहोर जनजाति, ये मुख्य रूप से, ठीक है, उरांव बिरहोर जनजाति बहुत फेमस है इस तरफ, ठीक है, याद रख लेना। तो ये हो गया, 8-9 पॉइंट को एकदम याद कर लेना है इसमें, इतना हो गया। अब इसके भौतिक सब डिवीजन मतलब उप विभाग को देखेंगे, भौतिक उप विभाग, ठीक है, तो इसमें पाट प्रदेश आ जाएगा, है ना, पाट प्रदेश आ जाएगा, और पाट प्रदेश को हम लोग अलग अलग कई में डिवाइड किए हैं, ठीक है। इसमें आपका देखिए इधर से आओगे तो यहां पर जमीर पाट, जमीर पाट, फिर जारंग पाट, फिर आपका जमीर जारंग के बाद आप देखोगे तो जसपुर पाट, पंडरा पाट, पंडरा पाट, फिर जसपुर पाट, ठीक है, इस तरीके से आप लोग को यहां पर देखना है। तो जमीर, जारंग, पंडरा, जसपुर, इस तरीके से, ठीक है, याद रख लेना। अब हम लोग इसका फिजिकल डिवीजन यहां पर कर देते हैं भाई, तो ये हो गया सामरी पाट, ठीक, सामरी पाट। उसके बाद ये बीच में देखोगे, बीच में, तो बीच में है आपका जारंग पाट, और नीचे में आपका देखोगे तो याद रख लेना पंडरा पाट। ये जो पाट है इसको बोला जाता है जमीर पाट, और ये जो पाट है इसको बोला जाता है लहसुन पाट, लहसुन एल कर देता हूं। तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा पाट प्रदेश है क्या है भाई, जसपुर पाट, जसपुर पाट। अब पाट प्रदेश किसको बोलते हैं ये भी बताऊंगा, ये है क्या मैन पाट। पाट प्रदेश किसको बोलते हैं, कोई पहाड़ है ऐसे, ठीक है, तो इस पहाड़ के ऊपर को काट करके समतल बना करके यहां पर रहने लगते हैं लोग, इसी को पाट प्रदेश, प्लाटियू कहा जाता है, ठीक है, प्लाटियू रीजन कहा जाता है उसी को। जो पर्वत के ऊंचे जो नुकीले पार्ट है उसको काट करके समतल बना करके, ऊंचे पार्ट को समतल बना करके रहते हैं, उसी को कहा जाता है क्या, तो प्लाटियू रीजन, पाट प्रदेश, ठीक है। पठार को काटना मतलब पाट रीजन, पाट ना, प्लाटियू नहीं, पाट, ठीक। तो ये हो गया, आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, मैन पाट, लहसुन पाट, सामरी पाट, जारंग पाट, जमीर पाट, पंडरा पाट। इसी में बात कर लेता हूं थोड़ा सा बॉक्साइट का, बॉक्साइट का।
ये जो जमीर पाट है, जमीर पाट बॉक्साइट का आपका यहां पर इसको कहा जाता है मैदान। मैदान किसका भाई? बॉक्साइट का मैदान। जारंग पाट आपका देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा भंडार है बॉक्साइट का, ठीक है, बॉक्साइट का भंडार, ठीक, याद रख लेना। यहां पर आप देखोगे तो यहीं पर से क्या है आपका, ये 15 पाट है ना, तो ऊपर में है बखोना चोटी और नीचे में है खुर्जा पहाड़, ठीक है। बखोना चोटी से कन्हार नदी ऊपर निकलता है, इसी में बता रहा हूं, कन्हार नदी ऊपर, और खुर्जा पहाड़ से ईब नदी नीचे की ओर, और इधर कन्हार नदी, ठीक है। ये बखोना चोटी से और ये खुर्जा पहाड़ से, ओके, याद रख लेना। यही आपका मेन पार्ट इलाका से एक नदी आता है, क्या भाई? मैनी नदी, मैनी नदी, मैनी नदी। ईब मैनी इधर, और ईब मैनी के बीच में एक ठो पहाड़ है, पहाड़ है, ये पहाड़ जिसको मखेल पहाड़ कहा जाता है। लिख लो, ये इतना एकदम मखेल ना, मखेल पहाड़ी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? मखेल की पहाड़ी, मखेल की पहाड़ी याद रख लेना। जो सामरी पाट है आपका बलरामपुर, यही सामरी कुसमी तहसील में, तो सामरी कुसमिल तहसील को आपका अपर पाट कहा जाएगा, और ये जसपुर पाट को आपका नीच पाट कहा जाएगा, निचला पाट, याद रख लेना। तो समरी कुसमी पाट वाला क्षेत्र है उसको ऊपर घाट कहा जाता है, ऊपरी पाट, और जसपुर पाट को निचला पाट या निचली घाट कहा जाता है। जहां पर पहाड़ पठार दिखेगा वहां पर घाटी बनता है, घाटी, वैली, ठीक है, याद रख लेना। तो इतना चीज आप लोग को इसमें जानना है। अब इसमें देखिए, ये जो पूरा ओवरऑल इसका स्पेसिफिकेशन देख रहे हो, तो ये प्रदेश का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ऊंचा पाट पठार क्षेत्र है, और ये सारे जो 4 हम लोग उप विभाग किए हैं, 4 आपके क्षेत्र बनाए हैं, उन चारों में सबसे छोटा है, सबसे छोटा ना जी, याद रख लेना, सबसे छोटा है। इतना को आप लोग को जानना है। किसी कोई दिक्कत क्या? किसी कोई दिक्कत यहां पर बताइए? अब थोड़ा सा मिटाते हैं यहां पर, यहां पर नहीं बना, दूसरे ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहां पर देखते हैं। इतना देख लिए ना, देखिए इसी को समझिए, इसी को समझिए। मैंने बोला कि ये जो सामरी है, सामरी है ना, सामरी तहसील का सामरी पाट और कुसमी, ये वाला जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है क्या भाई? ऊपरी घाट। अभी बहुत पढ़ना है। और ये जसपुर वाला है, जसपुर, इसको कहा जाता है क्या? निचला घाट। तो याद रख लेना, ये ऊपरी घाट और निचली घाट का आपका क्या पूछ सकता है? एरिया पूछ सकता है। तो उसी को डिवाइड करना है, ऊपरी घाट और निचले घाट को आपको पूछ सकता है ना, तो आपको याद रख लेना, उसी को डिवाइड करना है। अब कैसे डिवाइड करोगे? तो इसमें 6208 है, उसमें 1225 ले लो, 1225 स्क्वायर किलोमीटर का ऊपरी घाट है, ठीक है। और ये देखोगे तो 4304 स्क्वायर किलोमीटर का आपका क्या है? 3 कर सकते हो, 4303 कर देता हूं, 5 3 8 आएगा ना, तब तो 6202 होगा, 6208। ये तो ये दोनों मिलाकर के इतना बनेगा, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रख लेना। पूछ सकता है, पूछ रहा है, आजकल ऐसे ही पूछता है। साथ ही साथ इसी सामरी में याद रख लेना है आपको क्या भाई? तो एकदम से जानना है क्या? गौरलाटा।
गौर लाटा, और इसका भी हाइट कितना है 12-25 मीटर पीक पॉइंट। गौर लाटा क्या है? सर्वोच्च ऊंची चोटी, सर्वोच्च ऊंची चोटी। इसको क्या किया गया? 12 किया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, ये 22 होगा ना, थोड़ा सा इसको, ये 12 है, इसको 22 करो, 22-25, 22-25 तब तो होगा ना 43, और 4 और 2 6 हो गया, और 2 और 3 और उसका वो आ जाएगा तो 6, ये इतना 22-25 होगा, और ये 43-03 होगा। ठीक है, थोड़ा मैन पार्ट वाला एरिया आ जाता है, थोड़ा मैन पार्ट वाला एरिया, इसके अलावा थोड़ा जो बचा वो मैन पार्ट वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना, ऊपर घाट, नीचे घाट और थोड़ा मैन पार्ट वाला एरिया, तीनों मिलाकर होता है, तो याद रख लेना है। अब हो गया कंप्लीट। तो गौर लाटा ऊंची चोटी को याद रख लेना है, इतना आप लोग को एकदम जानना है। किसी को कोई दिक्कत क्या? किसी को कोई दिक्कत क्या? यहां तक बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत क्या? अब देखिए, यहां पर आप लोग को इसी में समझना है, ये जसपुर सामरी वाला जो पठार है ना, ऊपर घाट है, इसी को हम लोग इसके अंतर्गत प्रमुख पठारों को देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमुख पठार जल्दी से करेंगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो खुड़िया का पठार हो जाएगा, खुड़िया रानी, आप जल प्रपात पढ़ते हो, खुड़िया प्रपात नहीं, पठार। और एक तरफ जसपुर का पठार, जसपुर का पठार, ये दोनों को याद रखना है। और यहां से क्वेश्चन बनता है, अभी पूछा गया था पीएससी या आपके किसी में, पीएससी में ही पूछा गया था। इसमें आप देखोगे खुड़िया में पहला आ जाएगा बुर्जू डी, बुर्जू डी 11-23 का है, 11-23 मीटर। दूसरा पंडरा पठार, पंडरा पठार, ये भी 11-23 का है, लेकिन इसको आपको लेना है पहले नंबर पर, बुर्जू डी को, क्योंकि वो पॉइंट में ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखोगे तो सुलेसा पहाड़, सुलेसा पहाड़, और चौथा आप देखोगे तेंदुपत्ता का, तेंदुपाता, तेंदुपाता, और पांचवा भंवरपुर, भंवरपुर, सुलेसा, तेंदुपाता, भंवरपुर, याद रह जाएगा। सुलेसा, तेंदुपाता और भंवरपुर कैसे याद रखो? 11-18 ये है मीटर, 1038 मीटर और 1028 मीटर, याद रख लेना। तो इतना आप लोग को वहां पर जाना है, पांचों को। बुर्जू डी 11-23, पंडरा पहाड़ आपका देखोगे 11-23, उसके बाद 3 सुलेसा, तेंदुपाता, भंवरपुर, सुलेसा, तेंदुपाता, भंवरपुर पहाड़, भंवर पहाड़ भी बोलते हैं इसी को भंवर पहाड़ भी बोलते हैं। तो बुर्जू डी, पंडरा पठार, सुलेसा, तेंदुपाता, 11-23, 11-23, 11-18, फिर 1038, 1028, बुर्जू डी, पंडरा, सुलेसा, तेंदु, फिर भंवर। तो ये आपको याद रख लेना है। फिर जसपुर का पठार में याद रख लेना है, जसपुर में भी 4-5 को याद रख लेना है। लाकी कुरंग गढ़, क्या भाई? पहला है लाकी पहाड़, कुरंग पहाड़, आप लोग पूरा लिखोगे, और गढ़ पहाड़। लाकी, कुरंग और गढ़ याद रख लेना, लाकी, कुरंग और गढ़। ठीक है, लाकी, कुरंग, गढ़। लाकी कितना है? 1007 मीटर, और कुरंग 1000 आपका मीटर। ठीक है, और गढ़ है आपका 928। ठीक, कितना भाई? 928 नहीं, 982 करो,
982 मीटर। तो इतना आप लोग को इसमें जानना है, ठीक। और इसमें है केन कछार, सिनीगुआ, डूंगर, केन कछार, सिनीगुआ, डूंगर, ठीक। केन कछार 921, सिनीगुआ, सिनीगुआ 911 और आपका केन कछार, सिनीगुआ और डूंगर, ठीक है। आपको याद रख लेना डूंगर पहाड़, ठीक। 878 मीटर लिख लो भाई डूंगर को, और लिख लो डूंगर 878। ये आपको मीटर में रखना है, मीटर में। ये पूछता है, इसका सीक्वेंस पूछेगा और ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, खुड़िया वाला अलग दे देगा, जसपुर और जसपुर को पूछेगा 3 इसमें से रहेगा, एक खुड़िया का और कौन सा नहीं है, इस तरीके से पूछेगा, मिक्स करके पूछेगा छांटने के लिए। तो दोनों को याद करना पड़ेगा। एक बार फिर से याद करते, खुड़िया, बुरजू, पंडरा, सुलेसा, तेंदुपाता, भंवर, आपका 1123, 1123, 1118, 1038, 1028। जसपुर में लाकी कुरंगड़, लाकी कुरंगड़ 1007, 1982, लाकी कुरंगड़। फिर केन कछार, सिनीगुआ, डूंगर, केन कछार, सिनीगुआ, डूंगर, केन कछार 921, 911 और आपका 878, ठीक है। इतना आप लोग को इसमें जानना है। किसी को कोई दिक्कत क्या यहां तक, ठीक है। जमीर पाट बॉक्साइट का मैदान बता ही दिया हूं, है ना। चारंग पाट बॉक्साइट का भंडार वाला क्षेत्र, ये भी बता दिया हूं। अब थोड़ा सा बात करेंगे, ये तो इसका हो गया जसपुर पाट के बारे में, ठीक है। जसपुर पाट के बारे में बात करेंगे तो सुन लो भाई, सुन लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद हम लोग क्या को देखेंगे, महानदी बेसिन को। तो जसपुर पाट वाले पाट क्षेत्र को भी थोड़ा सा देख लो, इसमें क्या क्या है ना। तो इसमें मैंने बताया, जसपुर पाट वाले क्षेत्र में मैंने बताया कि आपका यहां पर देखिए, इधर से एक नदी निकलेगा, ईब, खुर्जा पहाड़, खुर्जा, खुर्जा, ईब, और यहां से मैनी, 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 ईब, और आपका बखोना से, बखोना से कन्हार। तो ईब और मैनी के बीच में एक ठो क्या पहाड़ी बताया मैंने, आपका मखेल, मखेल पहाड़। यहीं पर है लोरो घाटी, लोरो घाटी, क्या भाई, लोरो घाटी, जसपुर पाट प्रदेश में लोरो घाटी, फूलों की घाटी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, जसपुर की फूलों की घाटी के लिए फेमस आपका क्या, लोरो घाटी, ठीक है। यहां पर ग्रेनाइट चट्टानें भी पाई जाती है, बॉक्साइट का भंडार है, सब वो चीज तो बता चुका हूं, ठीक है। यहां पर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें पंडरा पाट के बारे में। तो पंडरा पाट में मैंने बताया खुर्जा पहाड़ और बखोना चोटी दोनों बता दिया पंडरा पाट में। पंडरा पाट में बता दिया ना, खुर्जा पहाड़, बखोना चोटी, ये भी हो गया। पंडरा पाट कितना तो याद रख लेना है, ठीक है, ये आपको जानना है, ठीक। 1123 मीटर इसकी ऊंची चोटी, इतना हो गया। अब इसमें कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ की जल प्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की आपका देखोगे तो मैन पार्ट का ऊंचाई याद रख लेना, मैन पार्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो यहां देख लो पहले इसकी जलप्रपात, जलप्रपात, जलप्रपात आप लोग लिखोगे 4-5 चीजों को लिख लो इसमें, जलप्रपात ऐसा करके 1 2 3 4 ऐसा करके लिख लो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो जलप्रपात में सरभंजा जलप्रपात, मांड नदी पर, सरभंजा मांड नदी पर लिखो आप लोग, मांड नदी पर सरभंजा। यहीं पर है मछली पॉइंट, फिश पॉइंट बोलते हैं, इको पॉइंट, टाइगर पॉइंट, मेहता पॉइंट, याद रख लेना। ये सब किस में बता रहा हूं,
आप लोग याद रख लीजिए, मैन पार्ट वाला इलाका, ठीक है। मैन पार्ट वाला इलाका बता रहा हूं मैं, क्या मैं बता रहा हूं, मैन पार्ट वाला इलाका ना, ठीक है। इसको इसमें कर लो, मैन पार्ट वाला इलाका बता रहा हूं। मैन पार्ट आपका इको पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, टाइगर पॉइंट, सरभंजा जलप्रपात मांड नदी पर, इसी में है आपका देवगढ़ पहाड़, देवगढ़ पॉइंट, देवगढ़ पॉइंट भी बोलते हैं, ये आप लोग को याद रख लेना है। इसके बाद इसी में एडवेंचर जोन है, एडवेंचर जोन, इसको याद करो भाई, एडवेंचर जोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवेंचर जोन कौन सा है, परपटिया, ठीक है। एडवेंचर जोन परपटिया और मालतीपुरी, दोनों को याद रखो, एक से काम नहीं चलेगा। एडवेंचर जोन परपटिया और मालतीपुरी, यहां पर आप लोग घाटियां देख लो, घाटियां, घाटी देख लो, घाटी, वैलीज, घाटी, घाटी में क्या क्या लिखोगे, करदन, कदनई, कदनई घाटी, करदन घाटी, सकरिया घाटी, पैगा घाटी, गोविंदपुर घाटी, तो लिख लो सकरिया, पैगा अलग अलग है ना, गोविंदपुर, ठीक है, करदन, कदनई, ये सब क्या है, घाटियां हैं, ठीक है, ये सब घाटियां हैं। तो घाटियों को भी जान लेना है यहां पर। किसी को कोई दिक्कत बताइए, बताइए कोई दिक्कत? तो ये हो गया आप लोग का क्या भाई, मैन पार्ट जान गए ना। मैन पार्ट का ऊंचाई लिख लेना भाई, 1158 मीटर इसका पीक पॉइंट, पीक पॉइंट, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग को कहाँ देख लिए, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। अब हम लोग को बात करना है किसके बारे में, तो महानदी बेसिन, और ये सबसे बड़ा क्षेत्र है अपने छत्तीसगढ़ का, देख लीजिए महानदी बेसिन। तो इसको याद कर लेना है पूरा। चलिए अभी कवर करेंगे, मात्र आधा घंटा में हम लोग खत्म करने वाले हैं महानदी बेसिन। इसको सुन लीजिए, फास्ट करूंगा। महानदी बेसिन, एरिया आप जानते हो 68,064 स्क्वायर किलोमीटर, परसेंटेज में 50.34%, इतना आप लोग जानते छो, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां पर, ठीक है। 68,064। विस्तार देख लो, विस्तार, विस्तार देखोगे भाई तो दुर्ग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। दुर्ग में क्या, मोहला क्षेत्र को छोड़कर ना, मोहला को छोड़ दो, ये नहीं है, मोहला को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 संभाग में ये फैला हुआ है, 3 संभाग में फैला हुआ है, राज्य का हृदय स्थल है, ठीक है। राज्य का हृदय स्थल लिख देता हूं, राज्य का हृदय स्थल। एक ही वीडियो में इसको कवर करेंगे ना, थोड़ा मैं फास्ट करूंगा। अब राज्य का हृदय स्थल, इसके अलावा आप देखोगे तो देख लीजिए, इसका आपका स्लोप कैसा है, स्लोप, स्लोप देखोगे तो ये थोड़ा सा पहले उत्तर जाएगा, फिर ये पूर्व की ओर आएगा, ठीक है। तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व स्लोप कैसा है, उत्तर पूर्व, याद रख लेना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो इसमें आपका देखोगे, ये जो महानदी बेसिन है, ये लगभग कम ऊंचा है, समतल वाला पार्ट है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग, जैसे कि महानदी बेसिन का जो मैदानी इलाका है वो 200 से 250, 300
है ना, 250 से 350 इस तरीके से उसका एवरेज हाइट बनता है। तो उसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, आप लोग को इतना जानना है, ठीक। अब इसमें देखिए ये वाला इलाका, ये इलाका में मिट्टी क्या मिलेगी, मिट्टी मिलेगी लाल पीली, लाल पीली मिट्टी। चलो, अब आवाज आ रही होगी, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। थोड़ा सा 2 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूँ, 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। महानदी बेसिन 68,064 ये एरिया है। परसेंटेज में देखें तो 50.34%। विस्तार बिलासपुर संभाग पूरा आ जाएगा, रायपुर संभाग पूरा आ जाएगा, दुर्ग संभाग पूरा नहीं आता मोहला को छोड़कर। स्लोप उत्तर पहले ऐसे जाएगा फिर पूर्व की ओर जाएगा। मिट्टी लाल पीली मिट्टी मिलती है। फसल अनाज धान मुख्य फसल है। चट्टान कड़प्पा चट्टानें पाई जाती। खनिज चूना पत्थर डोलोमाइट। याद रख लेना, ये जो पूरा छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता है क्योंकि बीच में है। अब देखोगे तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये है आपका मैदानी इलाका, और ऊपर ऊपर का जो चारों तरफ से ऐसा दिख रहा है ये क्या है, ऊंचा ऊपर उठा हुआ पार्ट है जिसको उच्च भूमि कहते हैं, इस कारण सीमांत उच्च भूमि।
और इसी दृश्य के कारण देखोगे क्या होता है, इसको धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि ये मैदानी इलाके में सबसे ज्यादा कौन सी फसल का खेती किया जाता है, धान का। तो ये धान लहलहाते रहेगा, ग्रीन पार्ट में आपका धान, और ये साइड साइड में आपका ऊंचा उठा हुआ। तो कटोरा कैसा होता है, कटोरा ऐसा होता है ना भाई, ये कटोरा तो आपका देख रहे हो ऐसा होता है ये कटोरा। तो कटोरा के बीच में धान पड़ा है और साइड साइड ऊपर उठा हुआ है, इस कारण इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान का कटोरा याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धान का कटोरा, ऐसा नहीं कि धान का सर्वाधिक उपज यहाँ पर होता है, इसके कारण नहीं है। धान का कटोरा इसलिए क्योंकि ये साइड साइड उठा हुआ पार्ट है, ऊपर उठा हुआ पहाड़ वाला इलाका है, और ये बीच में खेती होता है। जो मैदानी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा खेती धान का होता है। तो धान का कटोरा, ऐसा लगता है कि कटोरे में धान रखा हुआ है, इस कारण धान का कटोरा। साथ ही साथ देखिए, महानदी बेसिन को आप दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक मैदान वाला, एक सीमांत उच्च भूमि। तो महानदी बेसिन का पूरा एरिया कितना है, 68,064। महानदी का मैदानी भाग, और ये है आपका भूमि, सीमांत उच्च भूमि। तो मैदानी भाग का एरिया पूछ सकता है और सीमांत उच्च भूमि का एरिया पूछ सकता है, लिख दिया हूं, देख लो। आप लोग को समझना है तो इतना आप लोग को इसमें समझिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। महानदी का जो मैदान वाला इलाका है उसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, क्या क्या पढ़ना है भाई, इस इलाके में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, महानदी के मैदान वाले इलाके में। तो इसमें हम लोग देखेंगे आपका महानदी का, या महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र, आब मतलब दोआब, आब मतलब नदी, नदी मतलब दो नदी, दो नदी के मध्य में जो समतल पार्ट रहता है उसको दोआब कहा जाता है। कहां पर बनेगा बताऊंगा, कहां पर बनेगा बताऊंगा। इसके बाद शिवनाथ नदी के पार का क्षेत्र, शिवनाथ नदी के पार का क्षेत्र, ये सब क्या होता है मैं बताऊंगा। शिवनाथ नदी के पार क्षेत्र, उसी तरीके से आपका देखोगे तो महानदी और ये जो पूर्वी उच्च भूमि है ना, उन दोनों के बीच का सकरा क्षेत्र, महानदी का सकरा क्षेत्र, महानदी का सकरा क्षेत्र, इसको भी महानदी का पार भी बोल सकते हैं, सकरा क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग बीच बीच में बेसिन पढ़ेंगे, बेसिन, ठीक है, जिसमें हम लोग महानदी बेसिन, ठीक, महानदी बेसिन, बिलासपुर बेसिन, यहाँ पर रायगढ़ का मांड हसदो बेसिन, ये सब बेसिन को पढ़ेंगे, बेसिन को। सीमांत उच्च भूमि में इधर देखिए मैकल पर्वत पढ़ेंगे, मैकल पर्वत। मैकल के बाद आपका देखोगे तो ऊपर में पेंड्रालोरमी, पेंड्रालोरमी का पठार पढ़ेंगे, पेंड्रालोरमी, ठीक है, पेंड्रालोरमी आप लोग लिखोगे। यहाँ पर रायगढ़ उच्च भूमि, रायगढ़ वाला उच्च भूमि, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, इसको देखोगे, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। और इसको आपका देखोगे दक्षिणी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि क्या होता है, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि है। पूर्वी उच्च भूमि देखोगे तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है। इस तरीके से इधर देखेंगे। अब इन्हीं सबको पढ़ना है पूरा कंप्लीट रूप से, ये वाला और ये वाला हो जाएगा महानदी बेसिन। 10 मिनट रुक जाओ, महानदी बेसिन, और 20 मिनट में हम लोग क्या को कंप्लीट कर देंगे, दंडकारण्य क्षेत्र। आधा घंटे में हम लोग क्लास कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है, आधा घंटा में क्लास कंप्लीट कर देंगे। तो फास्ट करते हैं, अब मिटा दिया इसको, देखते चलिए। सबसे पहले हम लोग क्या देख लें भाई, क्या देखें बताओ। तो हम लोग सीमांत उच्च भूमि को कवर कर लेते हैं, क्या बोलते हो, सीमांत उच्च भूमि को कवर करें कि आपका मैदान वाला क्षेत्र, सीमांत उच्च भूमि कवर कर लेते हैं, ठीक है। सीमांत उच्च भूमि देख लो, ये देखिए यहां पर आप देख रहे हो तो ये वाला इलाका राजनांदगांव तक, ये वाला इलाका क्या है, ये मैकल क्षेत्र है। क्या है, मैकल क्षेत्र है, मैकल क्षेत्र, ठीक है, याद रख लेना। इसको कहा जाएगा मैकल पर्वत, मैकल पर्वत, ठीक। इसके बाद आप देखोगे तो
तो यहां पर गौरेला पेंड्रा की पहाड़ी है, गौरेला पेंड्रा की पहाड़ी, ठीक है, याद रख लेना। थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर तक है, ओके, ये थोड़ा ऊपर तक है, गौरेला पेंड्रा की पहाड़ी। यहां पर आप लोग को देखने मिलेगा छुरी उदयपुर की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ओके, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये आपका यहां पर देखिए तो आप लोग को समझ में आने लगेगा, ये आपका एरिया देखोगे, इसको कहा जाता है दुर्ग, राजनांदगांव दुर्ग उच्च भूमि, ठीक है, राजनांदगांव दुर्ग उच्च भूमि। और यहां पर आप देखोगे तो ये धमतरी महासमुंद के जगह में आपका पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि, और ये पूर्वी उच्च भूमि को धमतरी महासमुंद उच्च भूमि भी बोला जाता है, याद रख लेना। अब इनके अंतर्गत आने वाले सारे छोटे छोटे पहाड़ों को हम लोग को जानना है भाई, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत क्या, छोटे छोटे सारे पहाड़ों को जानना है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे उच्च भूमि, उत्तरी उच्च भूमि को। देखिए बीच में जो बचा है ये क्या है, मैदानी वाला पार्ट है। तो अब उच्च भूमि को देखते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये छोटे छोटे यहाँ पर की पहाड़ियों को, ठीक है, यहाँ पर की पहाड़ियों को देखते हैं। तो याद रख लेना, इसमें सबसे पहले आप देखोगे छुरी उदयपुर की पहाड़ी, और छुरी उदयपुर की पहाड़ी किस कौन कौन से जिला, कौन कौन से तहसील तक टच करता है। तो याद रख लेना, ये आपका खरसिया रायगढ़ में, खरसिया रायगढ़, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में भी आपका देखोगे तो विशेषकर जांजगीर ना, जांजगीर चांपा पूरा जिला हो जाएगा, तो जांजगीर और शक्ति, ये वाले क्षेत्र में ये फैला हुआ है, इसको याद रख लेना। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, यहीं से आपका देखोगे तो आपका ऊपर की तरफ रिहन नदी निकलता है, याद रख लेना है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। कोरबा में भी इसका कुछ क्षेत्र मिलता है, जांजगीर में भी मिलेगा और रायगढ़ में। तो कोरबा, जांजगीर और रायगढ़ में इसका कुछ क्षेत्र देखने मिलेगा, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत आप लोग बना लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसी में छोटा सा आपका पर्वत श्रृंखला दिखाई देता है रायगढ़ वाले इलाका में, रायगढ़ वाले इलाका में, और इसको कहा जाता है चंवर ढाल, चंवर ढाल की पहाड़ी, चंवर ढाल की पहाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में पूछता है चंवर ढाल की पहाड़ी। किसी कोई दिक्कत, चंवर ढाल की पहाड़ी, आवाज आ रही ना, चंवर ढाल की पहाड़ी समझ में आ रहा है ना भाई, एकदम सीरियस होके इसको नोट्स पूरा मैप के साथ में नोट्स बनाना और पॉइंट को लिखना। अब चंवर ढाल की पहाड़ी में बात करें तो क्या क्या आएगा, ये चंवर ढाल की पहाड़ी पर बात करें तो एक तो इसमें आ जाता है, ये चंवर ढाल की पहाड़ी एक्चुअल में देखा जाए तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी का ही पार्ट है। एक्चुअल में देखोगे तो रायगढ़ का ये जो दक्षिणी वाला इलाका है, यहाँ पर पहाड़ियों की छोटी छोटी श्रृंखला है, उन सब को मिला करके क्या कहा जाता है, चंवर ढाल की पहाड़ी कहा जाता है। और इसी चंवर ढाल की पहाड़ी में छुरी उदयपुर की पहाड़ी भी आ जाती है, याद रख लेना। तो एक तो छुरी की पहाड़ी आती है इसमें, और एक उदयपुर की पहाड़ी आती है। ये सब पहाड़ियों का, छोटा छोटा पहाड़ियों का ग्रुप क्या कहलाता है, चंवर ढाल की पहाड़ी, ठीक है। तो उदयपुर पहाड़ी और छुरी पहाड़ी। अब छुरी पहाड़ी कहाँ है, कोरबा में है, छुरी जगह है यार, कोरबा में है, कोरबा में। और उदयपुर वाला इलाका देखोगे तो ये रायगढ़ में आता है, रायगढ़ वाले इलाके में, ठीक है, रायगढ़ में आ जाता है। तो कोरबा रायगढ़ वाले एरिया में आप देख रहे हो तो इसका विस्तार देखने मिलता है चंवर ढाल का, चंवर ढाल का। किसी को कोई दिक्कत, चंवर ढाल का विस्तार आपको कोरबा रायगढ़ वाले क्षेत्र में देखने मिलेगा, ठीक है, ये आप लोग को जान लेना है, ठीक। किसी कोई दिक्कत क्या,
इसी में पूछ दे कि उदयपुर की पहाड़ी की सबसे पीक पॉइंट मेनिफर है, मेनिफर, याद रख लेना। क्या भाई? मेनिफेर लिखा रहता है, मेनिफेर। ये क्या है? ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। क्या? उदयपुर की पहाड़ी, चौवा ढाल में आता है, उसी का ऊंची चोटी उदयपुर की पहाड़ी मेनिफेर। ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत? और यही इलाका है जो मीन सी लेवल से देखोगे तो आपका इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा है, इस क्षेत्र में ना, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं बोल रहा हूँ। 723 मीटर का ऊंचाई ये उदयपुर लगाता है। छुरी देखोगे तो 450-500 मीटर का एवरेज इसका ऊंचाई देखने मिलता है। तो इतना चौवा ढाल की पहाड़ी में याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौवा ढाल की पहाड़ी कहाँ पर है ना, और क्या है, ठीक। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग बड़ा बात करेंगे आपका इसमें मैकल पर्वत को। क्या का बात करेंगे? मैकल पर्वत। चलिए मैकल पर्वत के बारे में बात करेंगे, एक एक को कर रहे हैं ना। मैकल पर्वत, मैकल पर्वत, इसका सबसे पहले तो विस्तार पूछेगा, ठीक है। विस्तार पूछेगा कहां कहां है भाई मैकल पर्वत, तो याद रख लेना। मैकल पर्वत है आपका राजनांदगांव, केसीजी, खैरागढ़, छुई खदान, गौरेला, गंडई, सॉरी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, और उसके बाद कवर्धा, उसके बाद मुंगेली, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? मुंगेली में भी कहां तक? तो लोरमी और पेंड्रा तक लिख लेना ना। मुंगेली में भी पूरा ऐसे चीजों को ही पूछता है, लोरमी पेंड्रा तक ही है, ठीक है। इसको याद रख लेना। अब ये देखोगे इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो जानते छो सबसे ऊंची चोटी भाई बदरगढ़, बदरगढ़। वहां पर सबसे सामरी पार्ट में हम लोग क्या देखे हैं, तो याद रख लेना गौरलाटा 1225, और ये बदरगढ़ कितना 1176 मीटर, 1176 मीटर। किसी को कोई दिक्कत क्या? ठीक है। अन्य चोटी में यहां पर क्या क्या है, तो इसी से लगता है अमरकंटक, इस क्षेत्र में अमरकंटक, इसी क्षेत्र में, ठीक है, अमरकंटक की चोटी है। इसके अलावा और कौन कौन सी चोटियां यहां पर पाई जाती है, तो झाला पहाड़ है, बामनगढ़ है, ठीक है, देवसानी है, भुरकुंडी है, लिलवानी है, ये सबको जानना है, ठीक। अन्य अन्य करके लिख सकते हो, पूछ देगा ना, नया नाम को पूछ रहा है आजकल, तो झालावाड़ा, झालावाड़ा लिखने में समझ आ रहा है, भुरकुंडी, भुरकुंडी, लिलवानी, ये सब क्या है, अन्य प्रमुख चोटियां हैं। लिलवानी, भुरकुंडी, है ना, बामनगढ़, देवसानी, ये सब, देवसानी, बामनगढ़, तो ये आप लोग को अन्य रूप में लिखना है। इतना है आपका मैकल। मैकल, यही मैकल देखोगे छत्तीसगढ़ के इस पार्ट के लिए क्या बनाता है, रेन शेडो एरिया बनाता है। यही आपका रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश बोला जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कौन बनाएगा, मैकल, मैकल बनाएगा। फुल पानी गिरेगा लग रहा है यार, एकदम खतरनाक, ठीक है। मैकल का आपका देखोगे ढाल कहां है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर है मैकल का ढाल। मैकल का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इसका ढाल पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल, ठीक है, याद रख लेना। अब इसी में देखोगे तो 3-4 घाटियों को जान लो। 3-4 घाटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो कवर्धा में है शिवनाथ घाटी, कवर्धा में भाई, कवर्धा देख लो, ये कवर्धा में है शिवनाथ घाटी, शिवनाथ घाटी।
और कांदावानी और ब्रिजवानी घाटी कहाँ है? राजनांदगांव में। ठीक है, ब्रिजवानी घाटी, ठीक, और एक आपका चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी और ब्रिजवानी घाटी आपको क्या लेना है? राजनांदगांव ले लेना है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी कवर्धा से ऐसे बनता है, चिल्फी घाटी ऐसे करके, और इसी में है आपका एक ठो पहाड़ी, याद रख लेना। बड़ा दिक्कत है, गरज रहा है एकदम फुल फुल पानी, रायपुर में फुल पानी। चिल्फी घाटी, तो चिल्फी घाटी में है प्रज्ञागिरी पहाड़ी, प्रज्ञागिरी पहाड़ी राजनांदगांव में है, चिल्फी घाटी कवर्धा से ऐसे बनता है, याद रख लेना। तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी कहां पर? राजनांदगांव। इसी तरीके से ब्रिजवानी घाटी में कुलझारी पहाड़ी है, कुलझारी पहाड़ी भी राजनांदगांव, ब्रिजवानी घाटी वहीं पर, ब्रिजवानी घाटी। और शिवनाथ घाटी, शिवनाथ घाटी में कांदावानी पहाड़ी है, कांदावानी पहाड़ी कवर्धा। तो 3 घाटी, शिवनाथ, कांदावानी, ये आपको कवर्धा लेना है। आपका याद रख लेना चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी में आपका क्या लेना है? प्रज्ञागिरी, और आपका एक हो जाएगा ब्रिजवानी घाटी जिसमें कुलझारी पहाड़ी, ये आपको जानना है। तो तीनों को यहाँ पर याद रख लेना, बदरगढ़ को याद रख लेना। इसके अलावा ये जो महकल रेंज है, ये महकल रेंज देखोगे तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ये किसका पार्ट है? सतपुड़ा का पार्ट है, सतपुड़ा का, सतपुड़ा का पार्ट है। साथ ही साथ इसमें और आप जानना है, ये वेनगंगा है ना, यहां पर आपका देखोगे तो 2 ठो नदी है ना। कौन कौन सी नदी? तो मैकल रेंज में देखोगे तो याद कर लेना है आपका कि ये महानदी बेसिन और महानदी अपवाह तंत्र और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बीच में उनके बीच में आपका क्या जल विभाजक का काम करता है, महानदी और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। यहाँ से नर्मदा नदी निकलेगा, नर्मदा अमरकंटक, और इधर आपका कौन सी नदी बहेगा? महानदी। तो दोनों के बीच में जल विभाजक का काम करता है, याद रख लेना। और यहीं से नर्मदा की सहायक नदी बंजर और ताड़ा गुजरती है, बंजर और ताड़ा, उसको भी याद रख लेना भाई। कौन कौन सा? बंजर और ताड़ा, बंजर और ताड़ा। और यहीं पर एक ठो नदी अपवाह तंत्र बनता है जिसको कहा जाता है आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियों में बंजर और ताड़ा, बंजर और ताड़ा, याद हुआ कि नहीं? बंजर और ताड़ा, इतना को आप लोग को जानना है। किसी को कोई दिक्कत क्या? बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत बता दीजिए। उसके बाद दक्षिणी उच्च भूमि देख लेते हैं। अब मिटा देता हूं, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब मिटा देता हूं ताकि आपका क्लियर हो। दक्षिणी उच्च भूमि ये हो जाएगा। दक्षिणी उच्च भूमि आप देखोगे तो याद रख लेना क्या कौन सा होगा आपका? ये वाला पार्ट, दक्षिणी उच्च भूमि, ठीक। राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, ये सब आ जाएगा। विस्तार देखोगे तो राजनांदगांव, बालोद और दुर्ग, ठीक है। राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग इसके दक्षिणतम पॉइंट पर आता है। इसमें कुछ हद तक रायपुर भी आ जाएगा, धमतरी भी आ जाएगा, गरियाबंद भी आ जाएगा, ये सब भी कुछ हद तक आ जाता है, ठीक है। इतना याद रख लेना। और इसी में आपका बालोद जिले में खरखरा आपका नदी है, ठीक है, खरखरा नदी है। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेना, इसमें आ जाएगा आपका
कौन सा भाई, खरखरा और तांदुला नदी। तो खरखरा आपका देखोगे तो कुटा का राजहरा की पहाड़ी, कुटा का राजहरा की पहाड़ी कहाँ पर आपको याद रख लेना है। तो बालोद जिले में ये सब देखोगे तो ये हो गया आपका दक्षिणी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि में क्या क्या देखोगे भाई, रायपुर की उच्च भूमि को पूर्वी उच्च भूमि बोला जाता है। इसमें आपका देखोगे सोनबेरा का पठार है, सोनबेरा का पठार, सोनबेरा का पठार। थोड़ा फास्ट करूंगा, 15 मिनट में खत्म करना है हम लोग को, ठीक है। इसी में सिहावा पहाड़ी आ जाएगा, सिहावा धमतरी में सिहावा आ जाएगा। इसी में शिशुपाल आ जाएगा, शिशुपाल आपका कहां पर है, तो सरायपाली में शिशुपाल, ठीक है। तो आपका सोनबेरा का पठार हो गया, शिशुपाल हो गया, सिहावा हो गया। इसमें बलौदा बाजार में छाता पहाड़ जो गिरौदपुरी वाला जो सतनाम पंथ के लिए फेमस है, उसको याद रख लेना। और इसी क्षेत्र में थोड़ा सा बसना क्षेत्र में बसना बेसिन बनता है, इसको अलग से याद रख लेना, बसना बेसिन। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर में देखोगे उत्तर में, तो यहां पर गौरेला पेंड्रा का पठार देखने मिलेगा, गौरेला पेंड्रा का पठार, ठीक है। गौरेला पेंड्रा का पठार, और यहां पर छुरी उदयपुर बता ही चुका, तो इतना को याद रखा। इसी में आपका पलमागढ़, पलमागढ़ ऊंची चोटी है, पलमागढ़, ठीक है, पलमागढ़ ऊंची चोटी, ठीक है। तो इतना आप लोग को याद रख लेना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या के बारे में, तो महानदी बेसिन में जो बीच का पार्ट है, बीच का पार्ट क्या है, तो आपका सारे समतल पार्ट मैदानी पार्ट है, उसको हम लोग को देखना है भाई, ठीक है। समतल पार्ट या आपका मैदानी पार्ट है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए नदी बना देता हूं, आजा भाई कहाँ गायब हो गया, नदी बना देता हूं इसको। देखिए ये धमतरी, धमतरी ये है, और धमतरी से ऐसे ये आता है कांकेर, बालोद, फिर आपका दुर्ग, रायपुर, ये आपका ऐसा करके, ठीक है, ये चला गया महानदी, ठीक, महानदी एक नदी। इधर से आपके एक नदी आएगा, ठीक है, ये हो गया, ये क्या है, शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, शिवनाथ नदी हो गया। अब देखिए ये जो शिवनाथ और महानदी है, इसके बीच में ये बनेगा, इसी को महानदी शिवनाथ का दोआब क्षेत्र बोलेंगे, महानदी शिवनाथ का दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र, ठीक है, महानदी शिवनाथ का दोआब क्षेत्र। ये शिवनाथ के ऊपर में इस तरफ क्या है भाई, ये मैकल रेंज है। तो मैकल और आपका जो शिवनाथ नदी के बीच में जो पार्ट है, इसी को बोलेंगे शिवनाथ का पार नदी क्षेत्र, शिवनाथ का पार क्षेत्र, शिवनाथ का पार क्षेत्र। यहां पर देखिए यह है पूर्वी उच्च भूमि, और पूर्वी उच्च भूमि और महानदी के बीच में जो क्षेत्र है, इसको कहा जाएगा महानदी का सकरा क्षेत्र, महानदी का सकरा क्षेत्र, ठीक है, सकरा क्षेत्र। तो देखिए ये दोआब है, ये क्या है, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, समतल क्षेत्र। और ये आपका देखोगे तो देखिए ये आपका उच्च भूमि है नदी, तो इनके बीच में जो सकरा क्षेत्र है उसको ब्लैक कलर में किया हूं। यहां पर मैकल पर्वत और शिवनाथ के बीच में जो क्षेत्र है उसको क्या में किया हूं, आपका ब्लैक कलर में किया हूं। ये तो इतना हो गया। इसके अलावा आप समझिए, यहां पर देखिए, यहां पर है बिलासपुर का मैदान क्षेत्र, बिलासपुर का, देखिए बिलासपुर का मैदान क्षेत्र, मैदान क्षेत्र। और यहां पर आप देखोगे हसदो, रायगढ़ आपका देखोगे तो रायगढ़ और मांड बेसिन, ठीक है, रायगढ़ बेसिन बोल देते हैं इसी को। मांड नदी आता है ना, इधर से मांड नदी आएगी, इधर से मांड नदी, नदी को मैं इस कलर में लिख कर रहा हूं,
इधर से मांड नदी और इधर से आपका एक हसदेव नदी, बड़ी नदी। तो यहां पर आप एक देखोगे रायगढ़ बेसिन, रायगढ़ बेसिन, ठीक है, याद रख लेना। और यहां पर आप कोरबा में देखोगे हसदो बेसिन, हसदो बेसिन, ठीक। तो इतना आप लोग को जानना है। हसदो बेसिन जिसको हसदेव मांड बेसिन कहा जाता है, और एक आपका बिलासपुर का मैदान देखोगे, आपका शिवनाथ पार्क का, ये सब हो गया। क्लियर ना? इतना आप लोग को समझना है। इसी में मिटाता हूं, इसको ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं थोड़ा सा। देखिए इसी में थोड़ा सा बिलासपुर के मैदान क्षेत्र को देखना है। किसको? बिलासपुर का मैदान क्षेत्र कौन सा है? ये वाला पार्ट, बिलासपुर का मैदान क्षेत्र, इसको थोड़ा समझिए। यहां पर लिख के बता रहा हूं, बिलासपुर के मैदान क्षेत्र को मैं यहां पर लिख रहा हूं, बिलासपुर के मैदान क्षेत्र। अब यहां पर देखोगे तो इसको 4 पार्ट में देखना है। 4 पार्ट में देखेंगे हम लोग। कौन कौन सा भाई? तो एक तो हम लोग वेस्टर्न पार्ट, जिसको पश्चिमी क्षेत्र बोल रहा हूं। उसके बाद आपका देखोगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र, एक पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, याद रख लेना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र में आपका क्या क्या आएगा? लीलागढ़ और अरपा का मैदानी भाग, लीलागढ़ और अरपा का मैदानी भाग, ठीक है, एक हो गया। दूसरा इसी पश्चिम क्षेत्र में मैकल आ जाएगा, मैकल पर्वत, ठीक है, मैकल पर्वत। उत्तर पश्चिम में क्या आ जाएगा भाई? उत्तर पश्चिम में तो याद रख लेना, उत्तर पश्चिम में लोरमी का पठार आ जाएगा, लोरमी का पठार, लोरमी का पठार, याद रख लेना। पूर्वी क्षेत्र में क्या आ जाएगा? पूर्वी क्षेत्र में, है ना, तो आपका पूर्वी क्षेत्र में हसदेव और मांड, हसदेव और मांड का बेसिन आ जाएगा, ठीक है, हसदेव मांड बेसिन, ठीक। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको याद रख लेना है हसदो बेसिन, ठीक, हसदो बेसिन। और ये इसका मैदान है ना, मैदान, हसदो और मांड का मैदान, और इसमें हसदो बेसिन। तो ये चारों को याद रख लेना है विशेष रूप से, ये चारों को एकदम याद रख लेना है। और इसी हसदो मांड बेसिन में आप देखते क्या हो? चंवर ढाल की पहाड़ी, सारंगढ़ की पहाड़ी, ये सब आ जाएगा। तो ये पूरे तरीके से, इस तरीके से बिलासपुर के मैदान जो घेरा हुआ है, ये सब से बनता है। इसी में आपका चंवर ढाल पढ़ोगे, चंवर ढाल, जिसको मैं बता चुका हूं, चंवर ढाल की पहाड़ी, चंवर ढाल की पहाड़ी, जिसमें कुम्हार पहाड़, सारंगढ़ की पहाड़ी, ये आपका देखोगे हसदो मांड बेसिन। कभी कभी याद रख लेना, ये हसदो मांड बेसिन जो है ना, इसको पूछा जाता है कि ये कितना मतलब एरिया में फैला हुआ है, कौन कौन से जिले में इसका विस्तार है। हसदो मांड बेसिन का, हसदो मांड बेसिन, इसका विस्तार देखोगे तो याद रख लेना, एक तो कोरबा हो जाएगा, रायगढ़ हो जाएगा और जांजगीर चांपा हो जाएगा। कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा, इतना आप लोग को याद रख लेना है। किसी को कोई दिक्कत क्या? बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत क्या? इतना तक आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। अब इसमें भी एक रायगढ़ बेसिन और कोरबा बेसिन, ये भी याद रख लेना। कोरबा बेसिन कोरबा में बनेगा, रायगढ़ बेसिन रायगढ़ में बनेगा। रायगढ़ बेसिन मांड नदी पर बनेगा और कोरबा बेसिन आपका किस पर? हसदेव नदी पर बनेगा। हो गया आपका कंप्लीट। तो ये हो गया आपका महानदी, सॉरी, महानदी बेसिन का क्षेत्र। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भाई? ये हो गया ना कंप्लीट। 5 मिनट बचा है, 5 मिनट में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे किसके बारे में? तो दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र, इसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कंप्लीट हुआ कि नहीं बता दीजिए। किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक आवाज आ रही कि नहीं ये भी बता दीजिए भाई।
दंडकारण्य को मैं अलग से करूं क्या, समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो दंडकारण्य के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, याद रख लीजिएगा, दंडकारण्य क्षेत्र के लिए, ठीक है, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो इतना में रोक देते हैं, क्योंकि है ना, लकर धकर नहीं पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है। तो ये 15-20 मिनट का इसका वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक, इसको अलग से देख लीजिएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग पूरा मैप बना करके पढ़िएगा, ठीक। थैंक यू। इसको अलग से करते हैं, 15-20 मिनट का वीडियो और डाल दूंगा, ओके, थैंक यू।